With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you Biology class 9th. तो बच्चों, जैसा कि हमने इस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत तफसील से पढ़ा। इस चैप्टर में हमने बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को पढ़ा, हम लोगों ने किंगडम्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि कौन सा ऑर्गेनिज़म है जो 5 किंगडम्स में शामिल नहीं होता, वो वायरस के बारे में हमने स्टडी किया। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ा हमने। साइंटिस्ट के बारे में देखा कि किस साइंटिस्ट ने क्या रोल प्ले किया है बायोडाइवर्सिटी के अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर, नेमिंग किसने की है ऑर्गेनिज़म्स की। इस सब के बाद अब हमने अपना लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है वो ये है कि कौन सी चीज़ है जो बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। अब हमने आज उसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें हमारा आज का टॉपिक है जी डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन का जो लफ्ज़ है, ये डिफॉरेस्टेशन, ये बिगेस्ट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को। तो अगर हमें इस डिफॉरेस्टेशन टर्म की समझ आ जाए और इसका मफहूम और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर हमें समझ आ जाए कि वो हैं क्या, तो हमें इसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चीज़ें अगर इंसान के दिमाग में बैठ जाएँ तो वो इंसान आराम से बिल्कुल अपने अल्फाज में उसको लिख सकता है, कभी भूलता नहीं है, उस चीज़ की समझ आ जाती है जो चीज़ पढ़ी जाती है। तो ये डिफॉरेस्टेशन एक बहुत अहम टर्म है। अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये बहुत आसान है और बहुत अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से मस्ट आता है और लॉन्ग भी आ सकता है, लॉन्ग भी अक्सर औकात लॉन्ग भी आता है इसमें से। तो एक बहुत आसान है और अगर हम इसको समझें तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी ये चीज़ें कॉमन सेंस की हैं डिफॉरेस्टेशन के अंदर, जो कि एक कॉमन मैन को पता होनी चाहिए। अब मैंने ये बात की कि बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा जो थ्रेट है वो डिफॉरेस्टेशन से है। जितने भी जानदार हैं, जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं इस दुनिया में जो बायोस्फीयर के अंदर पाए जाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा थ्रेट डिफॉरेस्टेशन से है। अब ये कैसे है और इनकी क्या वजूहात हैं, अब वो हम लोगों ने पढ़नी भी हैं और समझनी भी हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारी बुक में दी गई है वो है कॉजेज़ एंड अफेक्ट्स। इसकी कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है कि क्यों होती है डिफॉरेस्टेशन, और इसके असरात क्या हैं, इसके अफेक्ट्स क्या हैं। जब डिफॉरेस्टेशन हो जाती है तो उसके असरात क्या मुरतब होते हैं। सबसे पहली हेडिंग इसमें ये है कि होती क्यों है ये डिफॉरेस्टेशन, क्यों होती है। इसके कॉजेज़ में सबसे मेन जो 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है, लोग दरख्तों को काटते हैं। 3 वजूहात की बिना पे काटते हैं। एक तो ये कि उनको लकड़ी की ज़रूरत होती है, दे आर इन डायर नीड ऑफ वुड्स। लकड़ी की ज़रूरत की वजह से दरख्तों को काटा जाता है। दूसरी वजह जो है वो है उनको अर्बन डेवलपमेंट के लिए लोग दरख्तों को काट रहे हैं कि हम लोग अपनी आबादी को, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमने पीछे पढ़ा भी है कि आबादी बढ़ रही है, तो आबादी की सेटलमेंट के लिए कैटास्ट्रॉफिक कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पे, तबाहकुन पैमाने पे ये काम किया जा रहा है कि दरख्तों को काटा जा रहा है। किस वजह से? दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, अर्बन डेवलपमेंट की वजह से। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ज़राअत को बढ़ा रहे हैं लोग, आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम हो रहा है। तो इस ज़राअत को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, दरख्तों को और जंगलात को काटा जा रहा है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के। फॉर गेटिंग वुड, एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट, शहरी आबादी का बढ़ना, ज़रूरी काम की वजह से दरख्तों का काटा जाना, और लकड़ी की गेन की वजह से, लकड़ी को हासिल करने के लिए दरख्तों का काटा जाता है। ये हमारे कॉजेज़ हैं। अब आगे हमने बात करनी है इफ़ेक्ट्स की, कि इन वजूहात की बिना पे जब दरख्तों को काट दिया जाता है तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसके असरात क्या होते हैं। हमारी बुक में एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है। उस पैराग्राफ के अंदर कोई 2-3 टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं। अगर हम वो 2-3 टर्म्स को समझ लें तो ये बात सारी ज़िंदगी हमें नहीं भूलेगी कि डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, बजाय ये कि हम उसको बार बार याद करें और फिर भूल जाएं। तो ये इफ़ेक्ट्स हमें समझ होने चाहिए और उसके अंदर 2-3 टर्म्स हैं, अगर आप वो ज़हन में रख लेंगे तो आपको डिफॉरेस्टेशन का टॉपिक कभी नहीं भूलेगा। अब वो 2-3 टर्म्स कौन सी हैं मैंने यहाँ पे लिखी हैं। एक बात किया गया जी मॉइस्चर लेवल। मॉइस्चर लेवल जो है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो डिस्टर्ब हो जाता है जब डिफॉरेस्टेशन की जाती है।
दूसरा है जी अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल। पानी का जो लेवल है ज़मीन के अंदर, जब दरख्तों को काटा जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो अपनी आप को मेंटेन नहीं कर सक रहा होता, उसका जो लेवल है, उसकी जो एक मिकदार है ज़मीन में मौजूद है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी बात तीसरी बात, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। ये बहुत अहम टर्म है और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये काफ़ी सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल की जाती है। हमारी बुक में इसको ज़रा बिल्कुल आम से तरीके से लिखा गया, लेकिन अगर हम इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो ये बहुत अहम टर्म है। तो ये आपने ज़हन में रखनी है कि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, ये एग्रीकल्चर की फील्ड में ये यूज़ होती है। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इसका मतलब होता है कि किसी भी जगह पे मसलन एक ट्यूबवेल है तो उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, वो कितना पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। एक दरिया है, उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, वो कितना पानी अपने अंदर रख सकता है। एक नहर है तो उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। तो एक ये टर्म यूज़ की गई है आपकी बुक में इस टॉपिक के अंदर। और तीसरी एक टर्म यूज़ की गई है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का तो आपको पता है कि वाटर का एवापोरेट होना प्लांट सरफेस से, और ये ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन कहाँ से होती है, लीफ से ट्रांसपायरेशन होती है, लीफ से वाटर एवापोरेशन की सूरत में हवा में जाता है। तो अगर ये टर्म्स आप जहन में रखते हैं, ये की वर्ड्स हैं असल में, अगर ये आपके जहन में रहेंगे तो आपको इफ़ेक्ट्स इसके याद रहेंगे, सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे आपको। और अगर ये नहीं जहन में रखेंगे तो फिर आप एक उसको क्रैमिंग करेंगे और फिर वो दूसरे दिन आपको डिफोरेस्टेशन का टॉपिक भूला होगा। सबसे पहले हमने ये बात की है जी मॉइस्चर लेवल, अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल, ये चीज़ें जो हमने लिखी हैं। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ, आपने मेरी बात को समझना है। पहली बात आ गई जी मॉइस्चर लेवल। जो फॉरेस्ट होते हैं, जो फॉरेस्ट कुर्रे अर्ज़ पे मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी की वजह से वो जो मॉइस्चर लेवल है एक माहौल के अंदर, उसको मेंटेन रखते हैं। कैसे मेंटेन रखते हैं? हम लोगों ने, हमें ये पता है कि वाटर जो है सॉइल में मौजूद होता है, वो प्लांट इनटेक करता है, अपने इस्तेमाल का जो पानी है वो इस्तेमाल होता है जो उसको चाहिए होता है, और उसके बाद पानी पत्तों से एवापोरेट करता है। कहाँ एवापोरेट करता है? इन्वायरमेंट के अंदर। और जब वो इन्वायरमेंट में जाता है तो उस वो मॉइस्चर क्रिएट करता है इन्वायरमेंट के अंदर। उस मॉइस्चर की वजह से, पानी की एवेपोरेशन की वजह से क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स किसका कॉज बनते हैं? रेन का। रेन की वजह से रेन आती है उस एरिया में और पानी का लेवल मेंटेन होता है। तो उम्मीद है आपको इस मॉइस्चर लेवल की समझ आई होगी कि कैसे फॉरेस्ट जो है वो किसी भी इकोसिस्टम में मॉइस्चर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल। आपको पता है अगर दरख्त मौजूद होंगे तो वो पानी को जज्ब करेंगे और उसको बुखारात की सूरत में माहौल को देंगे। अगर दरख्त नहीं होंगे, पानी का लेवल डाउन होता जाएगा, क्योंकि पानी को कोई ऊपर सक करने वाली चीज़ नहीं होगी। पानी नीचे जाएगा, जो आबो हवा है वो खुश्क हो जाएगी, उसकी खुश्की की वजह से ड्रॉट का सबब बनेगा, खुश्क साली पैदा होगी। ये इसके इफेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये इसका दूसरा इफेक्ट था। तीसरी बात, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। अगर हम दरख्त काटते हैं किसी जगह से और एक एरिया को हम बिल्कुल साफ़ करते हैं, उस वो जो जगह है जहाँ से दरख्त काटे गए हैं, उस जगह पे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे सॉइल के ऊपर। जब बारिश होगी तो पानी को रोकने के लिए दरख्त मौजूद नहीं होंगे, पानी बहेगा एक जगह से दूसरी जगह। पानी का बहाव उस ज़मीन पे मौजूद न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ कहाँ पे ले जाएगा? दरिया के अंदर। जब भी किसी वाटर बॉडी में वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहेंगे, क्योंकि दरख्त मौजूद नहीं है, पानी की रुकावट नहीं है किसी जगह पे, उस पानी के बहाव की वजह से पानी तो बहेगा, ज़ाहिर है। जब वो बहेगा तो वो ज़मीन पे मौजूद न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ बहा ले जाएगा, अपने साथ बहाएगा और किसी भी वाटर बॉडी में जाके स्टॉप करेगा। वाटर बॉडी क्या चीज़ होती है? कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, सीज़ हैं, उनमें जाके वो पानी स्टोर होगा, अपने साथ न्यूट्रिएंट्स भी ले जाएगा। न्यूट्रिएंट्स की मिकदार उस वाटर बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी और
उसका जो लेवल है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगी। ज़ाहिर है उसमें कम पानी स्टोर होगा क्योंकि उसमें मिट्टी भी आएगी, उसमें पानी भी आएगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा आ जाएंगे, उसमें वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो कम पानी अपने अंदर स्टोर करेगा। इसकी वजह से, यही वो वजह है जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं, यही वो वजह है जिसकी वजह से सैलाब आता है और बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। क्योंकि दरख्त नहीं है, पानी के बहाव को नहीं रोक रहा, कोई चीज़ भी पानी के बहाव को नहीं रोक रही, वो न्यूट्रिएंट्स को भी अपने साथ बहा ले जाता है, मिट्टी को भी अपने साथ बहा ले जाता है। जब वो किसी भी वाटर बॉडी में जाता है तो उस वाटर बॉडी में पानी के स्टोरेज की जगह कम हो जाती है, उसके अंदर मिट्टी का लेवल अप होता जाता है, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर सैलाब आते हैं और वो बहुत तबाही का बायस बनते हैं। तो ये टर्म जो थी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, ये इससे रिलेटेड थी। लास्ट पे आता है जी ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हमें पता है कि पानी का पौधों के ऊपर से बुखारात की सूरत में अपने आबो हवा में जाना एनवायरनमेंट के अंदर। तो जब दरख्त नहीं होंगे, किसी जगह पे मौजूद नहीं होंगे दरख्त, तो ट्रांसपायरेशन जो है उसका रेट कम होगा। जब पानी बुखारात की सूरत में आबो हवा में नहीं जाएगा, क्लाउड्स कम बनेंगे, क्लाउड्स के कम बनने की वजह से बारिशें कम होंगी, इस तरह ड्रॉट का ख़तरा होगा, खुश्क साली का ख़तरा होगा। तो ये थे जी इसके इफ़ेक्ट्स, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। अगर अब आप बुक से इसको रीड करेंगे तो आपको ये डिफॉरेस्टेशन का टॉपिक कभी नहीं भूलेगा। आगे हम इसके बाद अब हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट पढ़ना है कि फॉरेस्ट का किसी भी इकोसिस्टम में किरदार क्या होता है, फॉरेस्ट इंसानों को दे क्या चीज़ रहा है, फॉरेस्ट से हमें फ़ायदा क्या होता है। आगे हम वो इसकी कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। अब हम लोगों ने जो देखना है वो है कि फॉरेस्ट जो होते हैं, जो जंगलात हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। किसी भी इकोसिस्टम में फॉरेस्ट क्या क्या गेन्स हैं हमारे इंसानों के फॉरेस्ट से। तो सबसे पहले तो ये कि ये हम इससे टिम्बर हासिल करते हैं, फ्यूल हासिल करते हैं, लकड़ी हासिल करते हैं और वुड पल्प हासिल करते हैं कागज़ को बनाने के लिए। इकोनॉमिक गेन्स हैं, बहुत से मुल्क हैं जिनकी मईशत का दारोमदार फॉरेस्ट के ऊपर है। उसके बाद बायोस्फीयर स्टेबिलिटी हम इससे हासिल करते हैं फॉरेस्ट से। वो कैसे? बायोस्फीयर हम जानते हैं कि पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स, बायोस्फीयर की डेफिनेशन है। इससे मुराद है कि ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स की सूरत में पाए जाते हैं। उसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से मुराद क्या है कि फॉरेस्ट जहाँ पे पाए जाते हैं वो, आपको पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में से और यूटिलाइज करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर के लिए, और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो इस प्रोसेस से एक एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी पैदा होती है। एक एनवायरनमेंट से पोल्यूशन कम होती है, उससे उसमें एक उसकी स्टेबिलिटी का ये आंसर है। क्या है? बायोस्फीयर स्टेबिलिटी, जो कि फॉरेस्ट की किसी जगह पे मौजूद होने से होती है। उसके बाद है एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। हमें पता है कि फॉरेस्ट जहाँ पे मौजूद होती है वो जगह बहुत खूबसूरत लगती है। तो एस्थेटिक ब्यूटी से मुराद के नुमाइशी खूबसूरती, किसी भी जगह पे मौजूद होना लोगों के लोगों की अट्रैक्शन का बायस बनता है। इस वजह से कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे जंगल पाए जाते हैं, वहाँ पे लोग टूरिस्ट जाते हैं और उस जगह का विजिट करते हैं। इससे मुख्तलिफ मुल्कों को इकनॉमिक गेन्स होते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट का किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी इकोसिस्टम में। एक बात की गई है लास्ट पे आपके इसी पैराग्राफ के अंदर कि हमारा जो प्रोविंस है केपीके, उसके अंदर 1% श्रिंकिंग ऑफ क्लोज कैनोपी फॉरेस्ट के, क्लोज कैनोपी कहते हैं ऐसे फॉरेस्ट जो कहते हैं कि फॉरेस्ट का अपर पार्ट। तो क्लोज कैनोपी से मुराद ऐसे फॉरेस्ट है केपीके के अंदर जो इसके ऊपर वाला सारा हिस्सा जो दरख्तों का है वो आपस में मिला हुआ है, सब एक ऐसे झुंड की शक्ल में क्लोज कैनोपी है उनकी। वो हर साल 1% कम होते जा रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बहुत अहम है, ये आपने जहन में रखनी है। और उम्मीद है आपको डिफोरेस्टेशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और एक ये मैंने ये टिम्बर लफ्ज़ की एक्सप्लेनेशन भी दी। टिम्बर कहते हैं ख़ास किस्म की लकड़ी होती है जो लेंथ में काफ़ी लंबी होती है और मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होती है, जैसा कि छतों को बनाने के लिए, जैसे हमारा ये गार्डन यूज़ होता है, इस तरह ये यूज़ होती है। रेलवेज़ के अंदर
लंबी लाइन में वो रेलवे की पटरी के साथ भी एक लकड़ी इस्तेमाल होती है, तो ये टिम्बर उस लकड़ी से मुराद है। जैसा कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में हम देखते हैं कि स्नोबर टाइप दरख्त होते हैं बहुत लंबे लंबे, तो पेरिनियल दरख्त होते हैं ये टिम्बर। तो आज का हमारा जो डिफोरेस्टेशन तक हमारी बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओवर हंटिंग के बारे में। डिफोरेस्टेशन के टॉपिक को हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद अब हम एक दूसरा इफेक्ट देखते हैं कि वो कौन सा ऐसा अमल है जो बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहा है। वो है जी ओवर हंटिंग। हम जानते हैं कि हंटिंग से मुराद शिकार करना होता है। तो ओवर हंटिंग से मुराद के परिंदों का या जानवरों का मारा जाना, चाहे वो लीगल हो या चाहे वो इलीगल हो, दोनों सूरतों में वो बायोडाइवर्सिटी के लिए नुकसानदेह है। चाहे किसी परिंदे या जानवर को मारने की इजाज़त हो गवर्नमेंट लेवल पे या ना हो, दोनों सूरतों में बायोडाइवर्सिटी को शदीद खतरा लाक है। मैंने लिखा है कि लीगल और इलीगल हंटिंग इज अ थ्रेट फॉर इंडेंजरमेंट और एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। उससे हमारे परिंदों और जानवरों को उनकी इंडेंजरमेंट का भी थ्रेट है कि वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नापैद होते जा रहे हैं, और एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, और कई ऐसे जानवर हैं जो हमारे इसी एक्ट की वजह से, हमारी ओवर हंटिंग की वजह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसमें 2-3 एग्जांपल्स दी गई हैं आपकी बुक में, आइबेक्स, यूरियल, मार्कर, वेल्स। तो ये 3-4 एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। और ये बात अहम है इसमें कि इलीगल और लीगल दोनों तरह से जो हंटिंग हो रही है वो हमारी स्पीशीज़ की इंडेंजरमेंट के लिए भी और एक्सटिंक्शन के लिए दोनों में अपना किरदार अदा कर रही है, और ये नहीं होनी चाहिए। हमारा आज का टॉपिक डिफोरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।